नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। संसद का बजट सत्र चल रहा है और 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्तीय वर्ष 2021 के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। आप जानते हैं कि बजट और आर्थिक समीक्षा ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जो है एक तस्वीर प्रस्तुत करती है और इसमें जो डेटा होते हैं वो हमारी सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर एग्ज़ाम की बात करें तो अब आने वाले एक साल तक जो भी एग्ज़ाम है, यानी अगले वित्तीय वर्ष से पहले जो भी एग्ज़ाम होगा, सभी में आर्थिक समीक्षा और बजट ये जरूर पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 का। इसमें बहुत तरह से प्रश्न बनते हैं क्योंकि इसमें इतने तरह के जो है महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप में जो है एक कॉपी और पेन भी अपने साथ रखें। बहुत सारे ऐसे डेटा है जहां पर मैं आपको फोकस करूंगा कि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस पर क्या प्रश्न बन सकता है। तो अगर आप उसको नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग की जो इंक्वायरीज हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्री और आरओ मेंस, इनके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर संबंधित एग्जाम का नाम और उसके आगे ज्वाइन, जैसे पीसीएस के लिए तो आप ज्वाइन पीसीएस 2021 लिख सकते हैं, आरओ के लिए ज्वाइन आरओ और आरओ मेंस के लिए ज्वाइन आरओ मेंस 2021। आरओ मेंस का बैच स्टार्ट कर दिया गया है इसलिए जिससे आपको जो है प्री की तैयारी के साथ साथ ही आप आरओ की जो है मेंस की भी तैयारी अभी से शुरू कर सकें। आखिरी के जो 2 महीने 3 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, उस स्ट्रेटजी से बचने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेटजी जो है बहुत ज़्यादा आपके हित में नहीं रहती है। अगर आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो आरओ मेंस में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आप हमेशा जानते ही हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ दिया जाता है जिसमें पूरा जो है उस टॉपिक से संबंधित जिससे वो प्रश्न पूछा गया है उसके संक्षिप्त नोट्स होते हैं और इतने पर्याप्त होते हैं कि आपको उस पूरी टॉपिक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो सब हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए और बाकी चैनल पर अभी जो है उसके लिए हमारी गतिविधियां शुरू हो रही हैं पीसीएस की और आरओ की तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आर्थिक सर्वेक्षण किस दिन प्रस्तुत किया गया? 29 जनवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये सब बहुत सामान्य जानकारियां हैं जो आप जानते हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण था। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण पुराने वित्तीय वर्ष का, या क्योंकि अब तो जो है फरवरी में और जनवरी में प्रस्तुत किए जाने लगा है, तो करंट वित्तीय वर्ष का जो है पूरा लेखा जोखा होता है कि हमारा जो है इसमें क्या प्राप्त किया, क्या हमने व्यय किया, क्या हमारी उपलब्धियां रही, इसके बारे में। और जो बजट होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर की पूरी प्लानिंग होती है। उसमें जो है सारा एक्सपेंडिचर क्या हमको खर्च करना है और सेक्टर वाइज हर तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम आगे आने वाले जो है सेगमेंट में देखेंगे। फिर यह एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा विशेषतः प्रमुख आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस आर्थिक सर्वेक्षण को जो प्रेजेंट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वित्त मंत्रालय के, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। इसको जो है 2 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। 350 पन्ने की लगभग जो है वो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुल 2 खंड में जो है प्रस्तुत किया जाता है। पहला खंड जो होता है वो पूरा तरह से सैद्धांतिक होता है। अर्थव्यवस्था को के जो है जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसके बारे में बात होती है। दूसरा खंड जो होता है उसमें अर्थव्यवस्था की व्यवहारिक बातें, यानी कुल मिलाकर आंकड़ों पर जो है बेस्ड जो उपलब्धियां होती हैं उनके बारे में चर्चा होती है।
आर्थिक सर्वेक्षण की थीम हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये आर्थिक सर्वेक्षण पैंडेमिक यानी महामारी के परिदृश्य में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आपको इसको थीम भी जो है इससे मिलता जुलता मिलेगा। थीम क्या रखी गई है? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, और इसी के साथ में वी सेव्ड रिकवरी। वी सेव्ड रिकवरी इस आर्थिक समीक्षा का बहुत बड़ा हाईलाइट है, जिसको हम आगे अच्छे से समझेंगे कि जो वी सेव्ड रिकवरी है ये क्या है। अर्थव्यवस्था में कई तरह के जो है ग्रोथ के जो है कर्व होते हैं, कई तरह के जो है शेप्स होते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट अर्थव्यवस्था है भारत की, वो वी शेप ग्रोथ कर रही है। इसके बारे में इसको हम डेटा से अच्छे तरह से समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं कुछ जो है बड़े बिंदुओं से, जो हमारी इकोनॉमी की तस्वीर को दिखाता है कि आर्थिक समीक्षा में क्या क्या बताया गया भारत की प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो वित्त वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी आंकी गई है? 11। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि अगला जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, यानी 21 और 22 वाला, 2021 से 22 वाला, जिसके लिए बजट भी अभी प्रस्तुत हो रहा है, तो 21-22 के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी की नापी गई है वो कितनी है? 11% है। वहीं पर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये आप सोच सकते हैं कि जहां पर पूरा एक वित्तीय वर्ष जो है महामारी की भेंट चढ़ गया हो, उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया हो, सारी आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधियां बंद थी, उसके बाद भारत कितनी तेजी से रिकवर कर रहा है, ये इस बात का जो है उदाहरण है। और व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है भारत में कोविड-19 के अगेंस्ट, और सेवा क्षेत्र में अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सेवा क्षेत्र ही वो क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, जो आकार के हिसाब से अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर है। सबसे ज्यादा नुकसान इस पैंडेमिक में उसी को उठाना पड़ा। तो सेवा क्षेत्र में अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की सभी संभावनाओं की बदौलत देश में वी आकार में आर्थिक वृद्धि संभव है। वी आकार की आर्थिक वृद्धि क्या होती है? मान लीजिए हमारी एक जो है ग्रोथ चल रही है, भी आगे हम जीडीपी के आंकड़ों से समझेंगे, उसके बाद एकदम से किसी भी बड़ी वजह से कोई गिरावट आ जाती है। जैसे यहां पर हमने बात की कोरोना के कारण, जो है कोरोना पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण एकदम से जो है 2 क्वार्टर में पूरी तरह से उत्पादन की गतिविधियां जो है ठप हो गई थी। तो भारत में तेजी से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई 2020 में। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जो है आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई। भारत सरकार ने भी जो है काफी बड़े बड़े आर्थिक पैकेज दिए सभी क्षेत्रों को। तो जब सारी चीजें दोबारा सामान्य पटरी पर आने लगी, उसके बाद अर्थव्यवस्था में एक तेज ग्रोथ दिखने लगी। तो ये जो रिकवरी है, इसी को कहा गया है कि वी आकार की रिकवरी अर्थव्यवस्था में दिख रही है। और आईएमएफ ने भी अपना अनुमान लगाया है भारत के लिए। आईएमएफ के द्वारा जो है बताया गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 21-22 में 11.5% रहेगी। यानी एनएसओ ने जो कहा है, एनएसओ ने कहा है कि 11% रहेगी जो है ये वृद्धि दर का अनुमान। लेकिन हमारा जो आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने उससे भी ज्यादा का अनुमान लगाया है, 11.5% का। और अगला वित्तीय वर्ष यानी 22-23 की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है ये अनुमान 6.8 का लगाया गया। यानी जो है जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें बहुत तेज ग्रोथ होने वाली है। उसके बाद जो है ग्रोथ में फिर एक बार स्थिरता आएगी। 6.8% का जो है जीडीपी का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने 22-23 के लिए। तो वी शेप रिकवरी समझनी हो तो आपको जो है ये जो है चार्ट देखना चाहिए, जो कि पीआईबी के द्वारा जो है ये ग्राफ दिया गया है। 17-18 में हमारी अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी में स्थिर मूल्यों पे 7% पे चल रही थी। उसके बाद 18-19 में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई, लगभग 1% की। ये आ गया जो है 6.1 पे। फिर जो है 19-20 में अभी अनंतिम अनुमान के हिसाब से 4.1 है। और 20-21 जो पूरा कोविड का काल रहा है, उसमें ये जो है -7.7%। तो आपको ये भी याद रखना है कि 20-21
के लिए भारत की ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित है? 7.7, लेकिन निगेटिव, यहां पर निगेटिव याद रखना ना भूलें, निगेटिव 7.7%। इसके बाद 21-22 में ये अनुमान जो है कितने का है? 11%। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वी शेप की अर्थव्यवस्था, जो वी आकार की अर्थव्यवस्था है उसकी बात की जा रही है कि 7.7% तक अर्थव्यवस्था के संकुचन के बाद जो है 11% तक के उछाल का अनुमान जो है व्यक्त किया जा रहा है। इसको आप यहां से भी देख सकते हैं, वी शेप जो है ग्रोथ की बात जो यहां पर की गई है। 16-17 में 8.3% था, फिर 17-18 में 7%, 18-19 में 6.1, 19-20 में 4.2, उसके बाद जो है 20-21 में -7.7% और 21-22 में 11%। ये जो है जीडीपी का जो है एनएसओ के द्वारा जो अनुमान का जो है डेटा है वो यहाँ पर आपके सामने है। तो इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है, जो नोटेबल पॉइंट्स हैं, वो ये है कि 20-21 में 7.7% की निगेटिव ग्रोथ जीडीपी की दर्ज करने की संभावना व्यक्त की गई है। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए -7.7% से और 11% का जो है पॉजिटिव ग्रोथ पाने का मतलब है कि बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था को ग्रो करना पड़ेगा। इसीलिए जो है आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत जो है अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? निगेटिव 7.7%। और पहली छमाही में जीडीपी में 15.7% की तेज गिरावट दिखी थी। जो पहली छमाही का मतलब, अगर हम वित्तीय वर्ष 2021 की पहली छमाही की बात करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अप्रैल से सितंबर तक जो है, जो पूरा जो है महामारी से प्रभावित वाला जो है सबसे ज़्यादा, जिसमें लॉकडाउन भी रहा, हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी रही व्यापार पर, उसमें 15.7% की पूरी गिरावट जो है 2 क्वार्टर में देखने को मिली। उसके बाद दूसरी छमाही जो अब चल रही है, इसमें 0.1% की अत्यंत कम गिरावट देखने को मिली है। इसी के आधार पर जो है ये अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में 23.9% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 15.7% तक गिरने के बाद जो है दूसरी छमाही में ये जो है उसने रिकवर किया है। आईएमएफ के जनवरी 2021 के वैश्विक आर्थिक उत्पादन 2020 में कितना रहेगा? ये किसके बारे में बात हो रही है? ग्लोबल प्रोडक्शन में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में 3.5% की कमी दर्ज की जाएगी। ये आईएमएफ का पूरी वैश्विक यानी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया गया है। आगे चलते हैं। अब एक जो है पीआईबी के द्वारा जो है ये पूरा डेटा सीट जारी किया गया है, और अगर आप इसी डेटा सीट को समझ लीजिए तो आपकी सारी जो है चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने ये डेटा समझ लिया है, हम हर चीज़ को दोबारा जरूर दोहराएंगे जिससे आप देखते देखते ही चीज़ों को याद कर सकें। भारत 2021 में कितनी ग्रोथ कर रहा है? जो है -7.7% की निगेटिव ग्रोथ कर रहा है। 21-22 में अनुमान है कि ये बढ़कर, मतलब ये ग्रोथ आएगी 11% की, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार सबसे तेज ग्रोथ होगी जीडीपी की। इसके बाद दूसरा डेटा हम समझते हैं, राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी के प्रतिशत में है। तो राजकोषीय घाटा जो 19-20 का बजट था उसमें 4.6% था, और 20-21 में जो है ये कितना है? 3.5। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि राजकोषीय घाटा 20-21 का जो बजट अनुमान है उसके हिसाब से 3.5 था। आपको ध्यान होगा, इसी तरह का एक प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं जो कि औसत प्रतिशत में है। तो मुद्रास्फीति में अगर जो है जो डाटा नोटेबल है वो ये है कि थोक मूल सूचकांक जो है 20-21 में निगेटिव है 0.1%। आगे बढ़ते हैं,
चालू खाता शेष यानी जो करंट जो है अकाउंट का बैलेंस होता है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो है ये कितना जा रहा है। देखिए गिरावट आई थी जो है, उसके बाद जो है अब ये 2021 में 3.1% का जो है अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। विदेशी मुद्रा का भंडार, जिससे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम इन सबको अलग अलग हेड्स में जो है और बड़े तरीके से और अन्य जो है उसमें जानकारी ऐड करके भी पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर केवल एक सारांश इसका समझ लीजिए। तो अभी तक का जो सबसे ज्यादा बृहद आकार का जो है विदेशी मुद्रा भंडार भारत में है, वो भारत ने अचीव किया है 8 जनवरी को। ये तारीख याद रखिएगा, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो 2021 में 8 जनवरी 2021 को जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो 586.1 बिलियन डॉलर था। और जो बाकी डेटा दिया हुआ है वो जो है कहां तक का है, वो सब जो है मार्च का है। लेकिन जो 2021 का है वो 8 जनवरी 2021 को, जब उच्चतम स्तर जो है विदेशी मुद्रा भंडार ने प्राप्त किया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यही वो क्षेत्र है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाया। बाकी सारे जो है सेक्टर्स में निगेटिव ग्रोथ आई। कृषि एक ऐसा अकेला क्षेत्र रहा जिसने इस पैंडेमिक में भी 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ जो है शो की थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2021 में जो पहला संशोधित अनुमान है उसके अनुसार जो है 3.4% जो है कृषि क्षेत्र ने दिया। औद्योगिक वृद्धि दर देख लीजिए, औद्योगिक वृद्धि दर -9.6% निगेटिव ग्रोथ रही जो है। और सेवाएं, सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं अर्थव्यवस्था का, उसने भी निगेटिव ग्रोथ जबरदस्त दिखाई, -8.8% की। तो केवल कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसने यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ शो की। तो एक ये बड़ी तस्वीर जो है, एक बड़ा जो है हमने यहाँ पर देख लिया अर्थव्यवस्था का। अब हम आगे चलेंगे और एक एक सेक्टर वाइज और बहुत सारे जो है डेटाज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट आपसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी विकास दर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 3.4% आकी गई है। ये एक अभी अनुमान है क्योंकि अभी ये पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त भी नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः उद्योग में कितना हुआ है 9.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की निगेटिव ग्रोथ हुई है, जो हमने पीछे अभी चार्ट से समझा। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। ये क्षेत्र अब तेजी से सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा। मतलब इस पैंडेमिक में भी जो है 2021 में भारत में जो है एफडीआई का प्रवाह बहुत जबरदस्त बना रहा, जिसको हम आगे जो है डेटा के माध्यम से समझेंगे। अब ये सेवा क्षेत्र के बारे में देख लीजिए कि 2021 की पहली छमाही जो थी यानी अप्रैल से सितंबर वाली, उसमें सेवा क्षेत्र में 16% की निगेटिव ग्रोथ हुई थी। कितनी हुई थी? -16% हुई थी। लॉकडाउन में तेजी से गिरावट के बाद सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक रेल माल बंदरगाह यातायात में वी आकार की जो है ग्रोथ देखी जा रही है। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रवाह से वर्ष 34% की वृद्धि हुई और 2011 के मुकाबले 2019-20 में बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड का समय लगभग आधा हुआ है। तो पिछले वर्ष यूनिकॉर्न सूची में रिकॉर्ड 12 स्टार्टअप जुड़े। तो ये हो गया। अब सेवा क्षेत्र की भी अब हम अलग अलग जो है सभी की जो है पोजीशन को समझ लें। हमारा सर्विस सेक्टर जो है, जो कृषि का जो है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो मूल कीमतों पर जो है 17-18 का प्रदर्शन आप देख लिए 6.9 था, 18-19 पर 7.7 था, 19-20 में 5.5 था और ये जो है गिरा लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से -8.8% जो है 2021 का जो है जो पहला एस्टीमेट जारी किया गया है उसके अनुसार है। तो आपको ये फिगर याद रखनी है। अब एफडीआई प्रवाह की हमने बात की कि एफडीआई के लिए भारत पसंदीदा स्थान रहा जो है 2021 में भी। किस तरह से?
तो समीक्षा के अनुसार वैश्विक स्तर पर उथल पुथल के बावजूद अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान सालाना आधार पर भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह 34% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी के साथ 23.6 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी को कंप्यूटर और हार्डवेयर उपक्षेत्र से अच्छा समर्थन मिला। आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की डिमांड अचानक क्यों जनरेट हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टीचिंग, जितने भी स्कूल थे वो सब जो है घर से पढ़ाई शुरू हो गई, जो है सारे स्टूडेंट्स की, सारे कोचिंग, सारी संस्थाएं, उसके बाद सरकार के भी बहुत बड़े सारे ऑफिस, सारे प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस, तो लोगों को घर में कंप्यूटर, लैपटॉप और इस तरह के उपकरणों की आवश्यकता हुई। इसलिए जो कंप्यूटर सेक्टर और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बूम दिखाई दिया। तो कंप्यूटर और हार्डवेयर के उपक्षेत्र में अच्छा जो है समर्थन मिला, जिसमें समान अवधि के दौरान एफडीआई प्रवाह में 336% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी ये बहुत ज़्यादा है। समीक्षा के अनुसार खुदरा व्यापार, कृषि सेवा और शिक्षा जैसे उपक्षेत्रों में भी एफडीआई प्रवाह में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 की जो है उसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाले देशों की सूची में भारत 2018 के 12वें पायदान से सुधरकर 2019 में 9वें पायदान पर पहुंच गया। यानी विश्व विनिवेश रिपोर्ट के आधार 2020 के अनुसार जो है भारत की रैंक क्या है, 9th रैंक है, जिसका जो है इस इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली जिक्र किया गया है। अब हमने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात की थी और ये भी बात की थी कि 8 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर को छू गया, जहां तक वो कभी नहीं पहुंचा था। तो 8 जनवरी 2021 को अब तक के सर्वोच्च 586.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर आंकड़े को जो है एफडीआई अंतर्प्रवाह ने विदेशी मुद्रा भंडार ने छुआ और इसमें करीब 18 महीने में किया गया आयात भी शामिल है। दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के लिए पर्याप्त है, यानी अब जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का वो अगले 18 महीनों के लिए सफिशिएंट है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज जो है 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ। यानी इतनी सब जो है दुश्वारियों के बावजूद भी आप देखेंगे कि जो भारत का विदेशी कर्ज है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। मार्च 2020 में कितना था, ये 20.6 था और सितंबर 2020 में जो है ये 21.6, यानी 20.6 से बढ़कर ये 21.6% हुआ। मात्र 1% की जो है बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से विदेशी मुद्रा और कुल लघु अवधि के कर्ज का अनुपात बेहतर हुआ। भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर अप्रैल दिसंबर 2020 में 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 125.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो यहाँ पर भी जो है आप पॉजिटिव साइन देख सकते हैं। ये विदेशी मुद्रा जो है कोष का जो भंडार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जनवरी की स्थिति। ये फिगर जरूर याद रखिएगा। आपने इधर लोक सेवा आयोग के जो पेपर्स देखे हैं आप जानते हैं कि सीधे सीधे एग्जैक्ट फिगर तक पूछी जा रही है इस तरह की जो है आर्थिक आंकड़ों की। तो 586.1 बिलियन डॉलर कब था, 8 जनवरी 2021 को। इसके पहले का भी आप देख सकते हैं। तो लगातार जो है अगर 17-18 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो है ये ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो विदेशी कर्ज की हमने बात की थी उसको और अच्छे से समझते हैं। 20.6 से बढ़ा कितना, 21.6 हो गया, यानी 1% की बढ़ोतरी हुई। लॉकडाउन के बावजूद और आर्थिक गतिविधियां रुक जाने के बावजूद भी भारत में विदेशी कर्ज जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ा नहीं, यानी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुद संभाल लिया। ये जो है अच्छी बात रही। भारत में जो करंट अकाउंट का डिफिसिट है, चालू खाते में जो शेष है, वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2% रहने की संभावना है, जो कि 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। ये भी अपने आप में जो है एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है
कि जो चालू खाते का विशेष है वो जीडीपी का 2% रहने की अनुमान लगाया गया है 2021 में, जो कि 17 साल बाद जो है ये रिकॉर्ड इस तरह पर आया है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक विजन के साथ एक जो है बड़ा प्लान शुरू किया है, राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की। क्या नाम है? राष्ट्रीय रेल योजना। तो राष्ट्रीय रेल योजना का आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है, वर्ष 2030 तक रेल संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित करना, ताकि 2050 तक की अनुमानित यातायात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो सीधा सीधा आप ये याद रखिए कि ये जो सुविधाएं वगैरह विकसित करनी है वो कब तक? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अब इंटरनेट में भी बूम आया, क्योंकि जब सब कुछ जो है वर्क फ्रॉम होम होने लगा, एजुकेशन भी सारी चीज़ें ऑनलाइन डिपेंड हो गई, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी बात आनी थी। तो इंटरनेट ग्राहकों, जिसमें ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड सब शामिल हैं, कुल संख्या सितंबर 2020 के आखिरी में 776.45 मिलियन आकी गई भारत में, और यही आंकड़ा मार्च 2019 में 636.73 मिलियन था। तो आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट से जुड़े, और उसकी विशेष वजह क्या रही जो है वो रही कि पैंडेमिक, लॉकडाउन और बाकी रिस्ट्रिक्शंस। कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान वायरलेस डेटा का उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ा, और यह 76.47 एक्साबाइट। अब एक्साबाइट क्या होती है देख लीजिएगा, बहुत बड़ी यूनिट है जो है डेटा को नापने की। तो 76.47 एक्साबाइट आका गया, और जनवरी सितंबर 20 के दौरान यह पहले ही बढ़कर 75.21 एक्साबाइट के स्तर पर पहुंच गया था। यानी आप देख रहे हैं कि डाटा उपभोग के प्रवृत्ति में भी जो है कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। भारत नेट परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचे, और दूसरे अर्थों में कहें तो जितनी भी भारत में ग्राम पंचायतें हैं सभी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। तो 15 जनवरी 2021 तक लगभग 4.87 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं, ताकि 1.63 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सके। पूरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नोट कर लीजिए, 1.63 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करना है। लेकिन अभी तक कितना हुआ है? जो रिसेंट डेटा है 1.51 लाख ग्राम पंचायतों को इस सेवा से पहले ही तैयार किया जा चुका है, जोड़ा जा चुका है। अब आते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था मुद्रास्फीति को। तो यहां पर दो सूचकांकों के माध्यम से, एक तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो संयुक्त सूचकांक है 6.6% की यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये ग्रोथ जा रही है। लेकिन थोक मूल्य सूचकांक को देखेंगे तो ये जो है निगेटिव ग्रोथ है 0.1% की। ये अप्रैल से दिसंबर 2020 का डेटा है। तो इससे जो है प्रश्न पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, इसको आप सामान्य जानकारी के लिए लिख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन गया है। तो ये आपकी एक रैंकिंग आ गई जो आपको याद रखना है कि ऊर्जा उपभोग के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए है, और दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, और तीसरा हो गया है भारत। वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत में 5.8% की हिस्सेदारी के साथ भारत की ऊर्जा खपत बास्केट में मुख्य रूप से कोयले और कच्चे तेल का वर्चस्व है। लेकिन जो हम जो है वैश्विक ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत है? 5.8% है उसमें हमारी हिस्सेदारी। और उसमें भी सबसे ज्यादा हम कौन सी ऊर्जा यूज कर रहे हैं? कोयला और कच्चा तेल सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ इसका उपभोग ऊर्जा के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का देश में कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 3.217 करोड़ मीट्रिक टन रह गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 19-20 में यह 3.420 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर पर था। तो ये घटने का स्वाभाविक रूप से आप कारण समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और जो
बाकी रिस्ट्रिक्शंस थे हर चीज़ पर, उद्योगों पर, उसकी वजह से जो है ये कमी दिखाई दी। अब हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज जो है अर्थव्यवस्था को समझ लें। अभी बहुत सारा हमको महत्वपूर्ण डाटा आगे देखना है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो है सेक्टर्स। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और संबंधित गतिविधियों ने वर्ष 2020-21 में जो पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, स्थिर मूल्यों पर 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर में पॉजिटिव वृद्धि हुई है 3.4% की, यह अनुमान 20-21 के लिए लगाया गया है। मुख्य सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा 29 मई 2020 को पेश किए गए राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा के अनुसार 19-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए में कृषि और संबंधित गतिविधियों का योगदान 17.8% रहा। तो दूसरा डेटा आपको याद ये रखना है कि 2019-20 में कृषि का जीवीए में योगदान कितना था, 17.8%। अब ये इसको यहां से आप समझ सकते हैं कि कृषि की ग्रोथ जो है मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में कितनी है। तो ये सकल मूल्य वृद्धि है, ना कि जीडीपी या जो है ये जीवीए है, ये सकल मूल्य वृद्धि है कि कितना जो है ग्रोथ हुई इस सेक्टर में। तो 17-18 में 5.9 था ये, उसके बाद बहुत कम हुआ था, ये 2.4 हुआ था, फिर 4 हुआ था, अब फिर जो है गिरा 3.4। तो अभी तो गिरने की वजह समझ में आती है कि महामारी की वजह से गिरा, लेकिन फिर भी जितना जो है बाकी सेक्टर्स में गिरावट आई है, 8-9% तक की गिरावट आई है, उतना जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में यानी हमारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में नहीं देखने को मिली। प्राथमिक क्षेत्र में ही 19-20 में कृषि क्षेत्र की आर्थिक समीक्षा जो चौथा जो है एडवांस एस्टीमेट था, उसके अनुसार देश में 296.65 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जबकि 18-19 में ये 285.21 मिलियन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। इसको भी हम आगे चार्ट से भी समझेंगे। इस प्रकार वर्तमान सत्र में 11.44 मिलियन टन अधिक खंड का उत्पादन हुआ है, यानी अन्न उत्पादन में अभी भी वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था पर जो गिरावट का प्रभाव है वो कृषि क्षेत्र में नहीं देखने को मिला। 19-20 में 13,50,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण निर्धारित किया गया था, जबकि किसानों को 13,92,469.81 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया, जो कि निर्धारित सीमा से काफी अधिक था। यानी जो कृषकों को ऋण दिया गया उसमें भी बढ़ोतरी हुई। 20-21 में 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था और 30 नवंबर 2020 तक का अगर डेटा की बात करें तो 15 लाख में से 9,73,517.80 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। खाद्यान्न उत्पादन, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। पुराना डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, 19-20 का आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये फाइनल डेटा है। यानी ये क्या है, ये चौथे अग्रिम अनुमान के साथ जो है ये लगभग फाइनल डेटा है। तो 296.7 मिलियन टन जो है हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन हुआ वित्तीय वर्ष 19-20 में। और 2020-21 का अभी डेटा कंप्लीट नहीं है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है, उसके अनुसार जो है 144.5 मिलियन टन का उत्पादन जो है हो सकता है। और अभी जो है जब इसमें और अनुमान जुड़ जाएंगे तो ये और बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल आपको ये डेटा और ये डेटा ये दोनों ही याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा में जानकारी दी गई कि भारत का जो मत्स्य उत्पादन है इतिहास में अब तक सर्वाधिक रहा, यानी इससे ज्यादा मछली उत्पादन भारत में कभी नहीं हुआ। 19-20 में 14.16 मिलियन मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन भारत में हुआ है। तो चूंकि अब ये ऐतिहासिक जो है डेटा है, ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है मत्स्य में, फिशरीज में, तो ये भी डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने मत्स्य क्षेत्र में 2,12,915 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी दर्ज की है।
ये कुल राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन का 1.24% और कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन का 7.28% है। यानी जो भारत में नीली क्रांति का जो शुरुआत की गई थी, ब्लू इकोनॉमी की जिसको हम लोग बात करते हैं, या जिसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, तो नीली क्रांति का जो असर अब दिखने लगा है मत्स्य उत्पादन में, और मत्स्य क्षेत्र का जो है कृषि के जीवीए में योगदान जो है अभूतपूर्व तरीके से लगातार बढ़ रहा है। बिजली उत्पादन की यहाँ पर बात कर लें तो भारत में बिजली उत्पादन और पारेषण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कुल स्थापित क्षमता ये आपसे पूछी जा सकती है। 2019 के 3,56,100 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2020 में कितनी हो गई? 370,106 मेगावाट हो गई। 3,70,106 मेगावाट हो गई है, जिसमें कि क्या हुआ है, आपको थोड़ी सी वृद्धि यहां पर दिख रही है। अक्टूबर 2020 तक अगर हम बात करें तो कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,73,436 हो गई। यानी इससे कंपैरिजन करें तो ये बढ़ गई है, जिसमें 2,31,321 मेगावाट तापीय बिजली, 45,699 पनबिजली, 6,780 मेगावाट परमाणु बिजली और 89,636 नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप इस डेटा को समझिए और ये बताइए कि भारत में जो विद्युत स्थापन की क्षमता है उसमें सर्वाधिक किसका योगदान है, किस तरह की बिजली जो है इसमें सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती है, तो आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लीजिए। तापीय बिजली, थर्मल पावर जो है 2,31,321 मेगावाट उत्पादन क्षमता भारत में है, जो बाकी सभी में सर्वाधिक है। आप इसको जो है एक क्रम से भी नोट कर सकते हैं किसमें कितना है। फिर भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक डेटा जो है आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, लेकिन इसका अनुमान जो है 2030 तक के लिए जो लगाया गया है वो है 60 करोड़ तक ये पहुंच जाएगी जनसंख्या, लगभग जो है दुगनी हो जाएगी, दुगनी से। फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको हम IIP कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP, और जो 8 कोर इंडेक्स है भारत में, जो है 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें कोयला वगैरह सब शामिल हैं। तो 8 कोर इंडेक्स कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच गए, यानी इनमें जो है जो वी शेप रिकवरी की बात की जा रही है वो अचीव हो गई है। गिरावट तो जरूर आई, लेकिन ये फिर जो है कोविड के पहले के स्तर तक पहुंच गए हैं। IIP में रिकवरी की दर नवंबर 2020 में नवंबर 2019 की तुलना में 2.1% से -1.9% पर आ गई है, जो कि अप्रैल 2020 में -57.3% थी। यानी ये भी जो है सेक्टर अपने आप में रिकवर हो रहा है। अब औद्योगिक वृद्धि दर जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भारत का क्या है, ये देख लीजिए। 17-18 लगातार इसमें जो है कमी आ रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। 19-20 में 0.9 था, लेकिन ये बिल्कुल घटा और -9.6% हो गया 20-21 में महामारी के पीरियड में। तो ये जो है निगेटिव ग्रोथ वाला जो है आपको याद रखना है कि भारत का औद्योगिक वृद्धि दर जो है वो -9.6% जो है आकलित किया गया, अनुमानित किया गया है 20-21 के लिए। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि भारत सरकार ने एक नैदानिक और सुधार पैकेज, जिसका बार बार उल्लेख किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कुल कितना सरकार ने पैकेज दिया है इकोनॉमी को। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई, जिसमें 29.87 लाख करोड़ रुपए। कितना, ये नोट कर लीजिए, ये इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 29.87 लाख करोड़ रुपए का प्रेरक पैकेज जो है शामिल है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP का कितना है, 15% है। दोनों ही तरीके से ये याद रख लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 29.87 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रेरक पैकेज दिया गया अर्थव्यवस्था को,
जो कि भारत की कुल जीडीपी का 15% जो है लगभग है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना था निवेश? ये 44.37 अरब अमेरिकी डॉलर की जगह बढ़कर 49.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। और वित्त वर्ष 2021 में सितंबर 2020 तक का जो डेटा है ये 30 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो ये केवल अभी सितंबर तक का डेटा दिया गया है, लेकिन अगर 19 की जो है कंपैरिजन 20 से की जाएगी तो उसमें जो है आपको दिखेगा कि 44.37 की जगह 49.98 की जो है यहाँ तक जो है वृद्धि हो चुकी है। अब यहाँ पर आर्थिक समीक्षा में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी कारोबारी सुगमता सूचकांक का जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो डीबीआर 2020 के अनुसार व्यापार करने में सुगमता सूचकांक के अनुसार 2021 में 190 देशों में भारत कितने स्थान पे था? 63वें स्थान पर आ चुका है। और 2018 में भारत कितने पर था? 77वें नंबर पर था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को अपनाते हुए भारत ने 10 में से 7 सूचकांकों को अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बनाया है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ने यह दर्शाया है कि भारत लगातार तीसरी बार सुधार करने वाले 10 देशों में से एक रहा है। भारत ने बीते 3 वर्षों में 67 स्थानों यानी 67 रैंक का सुधार किया है, जो कि अपने आप में जो है एक बड़ी उपलब्धि है। सूचकांक में वर्ष 2011 से यह किसी भी देश द्वारा, किसी भी बड़े देश द्वारा की गया जो है सबसे ऊंचा छलांग लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत विश्व के ग्रीन बॉन्ड बाजार, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत विश्व के ग्रीन बॉन्ड बाजार के में चीन के बाद दूसरा नंबर है भारत का। यानी भारत जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करने में किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसका भी हम एक बड़ा सा अच्छा ग्राफ भी देखेंगे। 2017 में भारत में ग्रीन बॉन्ड की खरीद बढ़ाने के लिए सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ उन्हें भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी किया था। 24 दिसंबर 2020 तक भारत में 8 ESG म्यूचुअल फंड शुरू किए जा चुके हैं। अब ESG म्यूचुअल फंड क्या है? ये भी ग्रीन कॉन्सेप्ट वाले ही है, पर्यावरण संबंधित, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ESG म्यूचुअल फंड मतलब E से इन्वायरमेंट, S से सोशल और G से गवर्नमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड, हिंदी में पर्यावरण सामाजिक और शासन से संबंधित म्यूचुअल फंड। तो कितने जो है किए जा चुके हैं भारत में अब तक? 8 ESG सूचकांक जो है जारी किए जा चुके हैं। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का भी जो है जिक्र किया गया है आर्थिक समीक्षा में। तो 2007 में जो है वैश्विक सूचकांक नवोन्मेष यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अस्तित्व में आने के बाद 2020 में पहली बार भारत 50 शीर्ष जो है देशों में आ गया, यानी टॉप 50 में आ गया। 2020 में भारत की रैंक सुधरकर 48 पे आ गई, जो कि 15 में कितनी थी? 81 पर थी। भारत मध्य और दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर और निम्न मध्य आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भारत को जो है नवोन्मेष पे यानी इनोवेशन पे, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये फोकस अगर भारत कर लेता है तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो आर्थिक समीक्षा क्या कहती है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया कि भारत को उच्च वृद्धि दर हासिल करने का रास्ता अपनाने और GHDP चालू अमेरिकी डॉलर के निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए नवोन्मेष यानी इनोवेशन पर जो है ज़्यादा खर्च करना होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D कहते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट पर कुल व्यय वर्तमान में GDP के 0.7% से बढ़ाकर सकल घरेलू व्यय के कम से कम औसत स्तर 2% से अधिक की अन्य शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
यानी इसको 2% तक जो है लाने की आवश्यकता है, जो अभी पर 10.7 है। भारत को नवोन्मेष में अग्रणी रहने के लिए 2030 तक 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचने के लिए देश में दायर कुल पेटेंट आवेदनों और उसके निवासियों का हिस्सा, जिसको हम CAGR यानी क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, के 9.8% पर वर्तमान के 36% के से बढ़ना चाहिए। यानी जितने भी पेटेंट आवेदन किए जा रहे हैं उसका भी तेजी से जो है निस्तारण बहुत जरूरी है। अब जो हमने पीछे पढ़ा उसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है पॉइंटेड फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं कि निजी क्षेत्र में नवोन्मेष से किस तरह से अर्थव्यवस्था को बूम मिल सकता है। तो अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत का सकल घरेलू व्यय GDP का 0.65% है। वहां पर 7 लिखा था, उसी को यहाँ पर 0.65% लिख दिया गया है। ये करंट स्थिति है वर्तमान की, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के व्यय यानी 1.5 से 3% से कम है। भारत के सरकारी क्षेत्र का योगदान 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से 3 गुना है और नवाचार के लिए उदार कर प्रोत्साहन के बावजूद कुल व्यावसायिक क्षेत्र में योगदान सबसे कम है। यानी कुल मिलाकर जो है फोकस किया गया कि नवाचार पर यानी इनोवेशंस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। कुल पेटेंट में भारतीयों का योगदान 36%, अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में योगदान से औसतन 62% है। तो भारत में पेटेंट में भारतीयों का योगदान कितना है? 36% है, लेकिन जो बड़ी दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें क्या है? उनका औसत है 62%। आगे बढ़ते हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 19-20 के अस्थायी आंकड़ों के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 4.6%, जो कि 19-20 के संशोधित अनुमानों में कल्पना किए गए वित्तीय घाटे से 0.8% अंक तथा 18-19 में राजकोषीय घाटे से 1.2% अंक अधिक है। तो वित्तीय घाटा आपको याद रखना है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 4.6%। यही जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2018-19 की तुलना में 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1% है। ये प्रभावी राजस्व घाटा की बात हो रही है और GDP का जो है ये बढ़कर 2.4% हो गया है। राजकोषीय घाटे को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो GDP के टर्म्स में लिखा हुआ है। इसकी बात हम पीछे भी कर सकते हैं। आपको ये फिगर याद रखनी है कि जो बजट अनुमान 20-21 का है वो कितना है राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का? 3.5%। और 19-20 में जो है जो अनंतिम अब जारी हुआ है लगभग फाइनल डाटा है 4.6। तो दो जो है आप याद रख लीजिए कंपैरिजन के लिए, 19-20 का 4.6 और ये जो है राजकोषीय घाटा कम होकर 3.5 हो गया है 20-21 में। चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट पर जो है जो डेफिसिट है GDP के प्रतिशत के रूप में जो है वो कितना है? 3.1 है। बस ये फिगर आपको याद रखनी है यहाँ पर जो है 20-21 की। अब GST संग्रह भी ऐतिहासिक हुआ है। लॉकडाउन होने के बाद भी GST संग्रह जो है ऐतिहासिक हुआ है। तो दिसंबर 2020 माह के लिए मासिक GST राजस्व दिसंबर 2019 के मुकाबले GST राजस्व में 12% की बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद 1.15 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। ये कब की हम बात कर रहे हैं? दिसंबर 2019 के मुकाबले दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में GST कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के से 12% ज्यादा है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये GST लागू होने के बाद GST कर संग्रह का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है किस महीने में सबसे ज्यादा अब तक का जो है GST कलेक्शन हुआ है, तो आपको बताना होगा दिसंबर 2020 में। और अगर आप ये याद रख सकें कि ये कितना था, 1.15 लाख करोड़ रुपए का स्तर था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर GST संग्रह की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये मंथ वाइज है। यहाँ पर आप देखिए जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं दिसंबर की। दिसंबर 2019 में 1.03 लाख करोड़ था और दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन था। आप देख सकते हैं कि ये सर्वोच्च स्तर है, इससे ऊंचा जो है
कभी नहीं पहुंचा है। अप्रैल में जरूर जो है 1.4 था, लेकिन 1.14 था, लेकिन वो उससे भी बढ़कर 1.15 हो गया है दिसंबर में। अब क्या कहना है, देश की बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप देश में बेहतरीन राजकोषीय उपायों को परखा गया। व्यय नीति का उद्देश्य शुरुआत करना, कमजोर तबकों को जरूरी सहायता प्रदान करना था, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद पूंजीगत व्यय से कुल मांग की फिर से बढ़ाने पर जोर। लॉकडाउन खुला उसके बाद यही था कि मार्केट में, बाजार में डिमांड बढ़ाई जाए। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं करेगी। तो उसके लिए तरह तरह के ऋण बांटे गए, एमएसएमई को बहुत सारा ऋण दिया गया, लोगों तक जो है पैसा पहुंचाया गया, मौद्रिक नीति में बदलाव किया गया, जिससे जो है लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़े, लोगों की जेब में पैसा आए। तो पिछले 3 महीने से लगातार मासिक जीएसटी का संग्रहण 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा और जीएसटी संग्रहण के बाद अब तक दिसंबर 2020 में ये अपने उच्चतम स्तर से था। तभी तो जीएसटी का इतना भारी कलेक्शन हुआ और टैक्स प्रबंधन में सुधार के कारण जो टैक्स का वो था वो बढ़ा। अब सामाजिक सेवाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सारी चीजें आती हैं। तो सामाजिक सेवाएं, इसमें सोशल सर्विसेज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्र आते हैं। इसमें सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से व्यय बढ़कर 2021 में आकलन से पूर्व 8.8% हो गया, जबकि वर्ष 19-20 में यह 7.5% था। यानी कि यहां पर भी ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है? 7.5 से बढ़कर 8.8%। 2021 के दौरान 21 जनवरी 2021 तक कुल 311.92 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया। किस संबंध में बात हो रही है? रोजगार। और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थियों ने काम किया तथा 3.28 लाख जल संरक्षण से संबंधित कार्य पूरे किए गए। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के पास थी वो यही थी कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग बाहर काम करते थे, किसी तरह से वो अपने घर पहुंचे लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान, मजदूर, किसान, बहुत सारे अन्य व्यापारी वर्ग जो है, तो उनको किसी भी तरह से रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार के बिना जो है वो नहीं जी पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोजगार के प्रयास किए गए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1 अप्रैल 2020 से वेतन 20 रुपये बढ़ाकर 182 रुपये से 202 रुपये कर दिया गया है। यानी नरेगा की मजदूरी अब कितनी है एक दिन की? 202 रुपये। कितनी बढ़ोतरी हुई? 20 रुपये की। पहले कितनी थी? 182 रुपये, जिससे कामदारों को 2000 रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो पाएगी। शिक्षा क्षेत्र भी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था पैंडेमिक से। तो कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। ग्रामीण भारत में स्कूली विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन्स की संख्या बढ़ गई। इसको हम डेटा से समझते हैं। 2018 में 36.5% केवल ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास मोबाइल इत्यादि हुआ करते थे। 2020 में ये बढ़कर 61.8% हो गया। यानी गांव में भी जो है ऑनलाइन शिक्षा की प्रगति के लिए मोबाइल बढ़ गए। समीक्षा के अनुसार भारत ने प्राथमिक स्कूल स्तर पर 96% साक्षरता दर हासिल कर ली है। प्राइमरी लेवल पर भारत की साक्षरता कितनी हो गई है? लगभग 96%। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे यानी NSS के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का दर अब कितना है? 77.7% है। हिंदू और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई संकल्पना के अनुरूप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, स्पेशली ये पूछा जा सकता है। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017-18 में 17 की, उसमें बात कही गई थी कि लगभग 3% तक जो है हमको लाना है जीडीपी का व्यय स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो 1% के लगभग अभी हो रहा था खर्च, इसको बढ़ाकर 2.5 से 3% करने की मजबूती के साथ सिफारिश की जा रही है। इसके अनुसार इससे अपनी जेब से होने वाला व्यय,
यानी जो ओपीडी में एक आम आदमी अपनी इलाज पर खर्च करता है उसमें समग्र स्वास्थ्य व्यय का 65% से घटकर 35% हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जब स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी के टर्म्स में जो है ज़्यादा पैसा जाएगा तो पब्लिक सेक्टर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर सारी सेवाएं अधिकतर निःशुल्क हो जाएंगी। तो जो एक आम आदमी जो है अपनी जेब से खर्च करके जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करता था उसके लिए उसको कम खर्च करना पड़ेगा। तो ये व्यय जो है 65% से घटकर कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ये इसके बारे में बात दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च जो है जो 65% था उससे घटाकर 35% के स्तर पर अब आ सकता है अगर जीडीपी का 2.5 से 3% तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हाईलाइट की जो है, जो कि वित्त मंत्री ने भी किया। आप देख रहे होंगे कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फिंच है, मूडीज है, इसके अलावा 10 हैं। आप हर महीने एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अनुमान सुनते होंगे। जैसे ही कोई फाइनेंशियल क्वार्टर खत्म होता है तुरंत सबकी जो है रेटिंग्स आने लगती हैं। लेकिन भारत ने इन रेटिंग्स का जो है बहुत जो है मजबूती से विरोध किया है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि ये जो भारत की आर्थिक रेटिंग दिखाई जा रही क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से, वो जो है भारत की एक्चुअल जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रतिबिंबित नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करने में वो असमर्थ है। तो इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप जो है जब तक इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, या जिसको हिंदी में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कह रहे हैं, ये है क्या, और ये जो बात कही गई है आर्थिक समीक्षा तक में भी जो वहाँ पर लोकसभा में बात की गई तो वो क्या है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में ऐसा अब तक नहीं हुआ कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश के लिए सबसे निम्न श्रेणी दी गई, निम्न श्रेणी जो BBB या Baa3 दी गई है। ये भारत की जो है रेटिंग की बात की जा रही है। चीन और भारत दोनों ही इसके अपवाद हैं। अर्थव्यवस्था के आकार तथा कर्ज वापस करने की क्षमता के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को AA रेटिंग दी गई थी। लेकिन लगातार जो है 3 साल से जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपनी क्रेडिट जो है भारत के संदर्भ में विशेषकर घटा रही हैं। अब अभी मूडीज की बात कर लें तो जून 2020 में भारत के लिए विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग के Baa2 से उसने घटाकर जो है Baa3 कर दिया। अब ये Baa3 क्या है, ये सब क्रेडिट रेटिंग्स हैं। यहाँ पर बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो सबसे खराब क्रेडिट दिया जा सकता था रेटिंग में वो भारत को दिया है मूडीज ने, और भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु निगेटिव आउटलुक का दृष्टिकोण बनाया है। मूडीज की रेटिंग प्रणाली में Baa3 निवेश ग्रेड में सबसे खराब स्तर की ग्रेडिंग है। अब भारत का ऑब्जेक्शन क्या है, अब तक कोई सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं है, विदेशी मुद्रा कर्ज अत्यंत कम रहा है, देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि उच्चतम स्तर तक 8 जनवरी को पहुंच चुका है। उसके बाद जो है ये सब हो रहा है, तो भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। विभिन्न कारकों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के प्रभाव की तुलना में देश को कम रेटिंग दी गई है, देश को अंडर रेट किया गया है। रेटिंग देश की अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य को सही रूप से नहीं दिखाता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में पिछले कई बार से किए गए बदलाव में अर्थव्यवस्था के संकेतकों जैसे सेंसेक्स रिटर्न, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। समीक्षा में कहा गया है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इक्विटी और विकासशील देशों में कर्ज FPI प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। यानी इतनी खराब जब रेटिंग दी जाएगी लगातार तो जो कर्ज है उसको जो है वहां पर कर्ज की जो है FPI प्रभावित हो जाएगी। इससे संकट और गहरा हो सकता है अर्थव्यवस्था का। इसीलिए सभी विकासशील देशों से आह्वान किया गया है कि वे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धति से संबंधित इस पक्षपात को समाप्त करने के लिए एक साथ आएं और इसे अधिक पारदर्शी बनाया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था का सही आकलन हो सके। अब भारत ने G20 में इसके खिलाफ जो है वहां पर अपनी बात को उठाया भी है।
क्रेडिट रेटिंग के बारे में उसने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग जो है उसमें जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को परिलक्षित नहीं करता है और उल्टा वो विकासशील देशों को जो है अंडर रेट करके जो है दिखा रहा है। अब आते हैं भारत के विदेशी व्यापार पे, जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। पीछे वाले सभी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला मामला है, इसको समझिएगा। सीधे से आंकड़े हैं। भारत से निर्यात यानी भारत ने जो एक्सपोर्ट किया उसकी 5 प्रमुख मदें क्या रही। ये पीरियड कौन सा है? अप्रैल से नवंबर 2020, जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। और जो ब्रैकेट में हमने डेटा दिया है वो इससे पिछले वित्तीय वर्ष का है, यानी 19-20 का है। ये वाला डेटा क्या है? 2019-20 का है और ये वाला डेटा करंट का है, और करंट का भी अप्रैल नवंबर का है। तो सबसे ज़्यादा भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 8.8%। दूसरे नंबर पर, सॉरी यहाँ पर सीक्वेंस चेंज करना मैं भूल गया। दूसरे नंबर पर औषध यौगिक एवं जैव पदार्थ, तीसरे नंबर पर मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न, चौथे नंबर पर आयरन एंड स्टील, और 5वें नंबर पर इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। परसेंटेज याद रखना इतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, ये केवल आपको समझने के लिए है कि पहले से और बाद में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है। इसको हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि 2000 अप्रैल से नवंबर 2020 में क्या स्थिति थी उन्हीं चीज़ों की, और 2019 में क्या स्थिति थी, जिसको हमने पीछे जो है समराइट फॉर्म में आपको दिखा दिया है। इसी तरह से भारत ने क्या आयात किया, क्या इंपोर्ट किया, उसमें जो है हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, उसके बाद पेट्रोलियम के उत्पाद, उसके बाद सोना गोल्ड, फिर टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए डिवाइसेज यानी दूरसंचार उपकरण, और 5वें नंबर पर मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न। तो ये इंपोर्ट का डेटा याद रखिएगा कि इंपोर्ट की 5 सबसे बड़ी कमोडिटीज कौन सी रही, और इसको हम यहाँ पर जो है डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर पूरी 10 जो है शीर्ष निर्यात की जो है, जो आयात किया उसकी मदें जो है ये आपके सामने हैं। अब भारत में फार्मा व्यापार पिछले 2-3 साल से बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, और इस पैंडेमिक में जो है भारत ने इसमें और तेज छलांग लगाई है। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ सकते हैं जिनका जीस्ट जो है दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। तो दुनिया के 3 सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पे कौन से हैं? चाइना सबसे नंबर 1 पे है, यानी सबसे बड़ा फार्मा उद्योग दुनिया का कहां पर है? चाइना में है। दूसरे नंबर का इटली में है, तीसरे नंबर का भारत में है। लेकिन भारत यहां पर नहीं था, भारत बहुत नीचे था, 10 से भी बाहर था। ये पिछले 2-3 सालों में भारत ने इसमें अपनी जगह बनाई है। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मूल्य के आधार पर हम बात कर लेते हैं। ये क्या था? मात्रा के आधार पर। मूल्य के आधार पर दुनिया में कितने नंबर पे है? 14वें नंबर पर है। और वर्तमान फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो है आकार जो है, जिसको हम अर्थव्यवस्था के टर्म्स में देखते हैं, वो 41 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। फिर संभावना क्या है? 2024 तक जो है फार्मा उद्योग का जो है कितना आकार हो जाएगा? 65 बिलियन यूएस डॉलर, और 2030 तक जो है ये 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो सकता है। यानी भारत में फार्मा सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2019 के आंकड़ों के आधार पर विश्व फार्मास्यूटिकल निर्यात में हिस्सेदारी के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? अब ये फार्मास्यूटिकल में निर्यात की बात की जा रही कि फार्मास्यूटिकल के जो सबसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनमें भारत कहाँ ठहरता है? भारत वहाँ पर 11वें नंबर पे है। जर्मनी पहले पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, और यूएसए तीसरे नंबर पे है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत से जो निर्यात हुआ है वो किन देशों को हुआ है? क्योंकि निर्यात के गंतव्य, निर्यात आयात दोनों के पूछे जाते हैं। तो निर्यात का गंतव्य सबसे ज्यादा भारत ने जो है जो एक्सपोर्ट किया है किसको किया है? यूएसए को। दूसरे नंबर पे चाइना को, तीसरे नंबर पे यूएई को, चौथे नंबर पे हांगकांग को,
5वें नंबर पर सिंगापुर को। यहाँ पर पिछले साल सऊदी अरब था, अब वो गायब हो गया है चौथे स्थान से, उसकी जगह हांगकांग और सिंगापुर आ गए हैं। तो शुरुआत का क्रम तो लगभग वही है, नीचे से जो है सऊदी वगैरह जो थे वो हट गए। तो यूएसए, चाइना, यूएई, हांगकांग और सिंगापुर, ये क्या है, एक्सपोर्ट है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। परसेंटेज भी आपको यहां पर दिख जाएगा कि शेयर क्या रहा। जो नीला जो है आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, वो क्या है, वो 2020 का डेटा है, अप्रैल से नवंबर तक का। और जो लाल वाला डेटा है वो इसी पीरियड का 2019 का है। तो यूएसए टॉप पर है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर यूएई है। अब किसके साथ कितना परसेंटेज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको जो है आराम से देख सकते हैं। अब भारत में आयात की बात करें तो आयात कहाँ कहाँ से हमने सामान मंगवाया, किन किन देशों से सबसे ज़्यादा हमने चाइना से मंगवाया, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे यूएई, फिर हांगकांग और यहाँ पर 5वें नंबर पर सऊदी अरेबिया। ये क्रम हो गया, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरेबिया। और इसका जो है परसेंटेज भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितना हमने इंपोर्ट किया, उसका परसेंटेज क्या है। सबसे ज़्यादा 17.7% हमने जो है चाइना से इंपोर्ट किया है, और पिछले साल जो है 14.5% किया था, उसके मतलब 2019 में। अब भारत का व्यापार संतुलन, इस साल निश्चित रूप से जो है व्यापार संतुलन सब गड़बड़ा गया है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद थे और अभी तक जो है लगभग उसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। तो जो पॉजिटिव हमारा संतुलन रहा वो किन देशों के साथ रहा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमारा रहा व्यापार संतुलन यूएसए के साथ में, कितना, 15%। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे नेपाल। शुरुआत के 3 ही याद कर लीजिए, इतना सफिशियंट है। अब निगेटिव वालों को देखते हैं तो सबसे कम निगेटिव किसके साथ हमारा रहा, कतर के साथ। निगेटिव तो हमारे पास कतर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और चीन है। और सबसे ज़्यादा निगेटिव किसके साथ रहा हमारा व्यापार, चाइना के साथ में, -25.2। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, चाइना के साथ सबसे ज़्यादा निगेटिव रहा -25.2%। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमारा व्यापार रहा यूएसए के साथ में 15% के साथ में। बाकी जो है आयात निर्यात का भी यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमको जो है सीधा दोनों का जो है माइनस प्लस मिला के फाइनल जो है व्यापार, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, व्यवसाय संतुलन, ट्रेड बैलेंस। अब हमने जो ग्रीन बॉन्ड की बात वहां पर की थी, हरित बॉन्ड, तो कौन कौन से देश हैं दुनिया में जो ग्रीन बॉन्ड में जो है सबसे ज़्यादा इशू कर रहे हैं। तो देखिए चाइना सबसे एक पे है, दूसरे नंबर पे इंडिया हो गया अपना, ये देख सकते हैं आप जो है यूएस डॉलर में मिलियंस में जो है इसकी वैल्यू लिखी हुई है, 10,897 मिलियन यूएस डॉलर। ये भारत ने इतने रुपए का ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, जो कि ये दिखाता है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसके प्रति पूरी तरह से सकारात्मक है। तीसरे नंबर पे हमारा ब्राज़ील है, चौथे नंबर पे पोलैंड है, 5वें नंबर पे चिली है। तो बहुत लंबा आप क्रम न याद रखिए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये याद रख लीजिए, इतना बहुत है। दोस्तों अभी अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक लानी है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो जब हम आर्थिकी बनाएंगे इस पूरे वर्ष की, उसमें जो है जो बाकी डेटा है, बहुत सारा डेटा है जो रिलीवेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको हम वहाँ पर लाएंगे। लेकिन जो हाइलाइट्स था वो हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।